अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कंटिन्यू करते हैं हमारा कल वाला टॉपिक जो कि डॉट प्रोडक्ट है, जिसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है। हमने कल इसको डिफाइन किया था कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्ट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी इज नोन एज डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। यानी जब दो किसी जो है फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें इस तरह कि उनका जो रिजल्ट आया वो एक स्केलर क्वांटिटी आया, तो उसको हम नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट, या जिसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने इसका फॉर्मूला भी स्टडी किया था। इसका फॉर्मूला क्या था कि अगर आप ए वेक्टर को यानी ए डॉट बी करते हैं, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। अच्छा, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पर जो मॉड साइन नहीं है कहीं कहीं पे किसी बुक के अंदर। मिसाल के तौर पे आप इसी फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी हमने फाइंड करना है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अच्छा, याद रहे कि ये वेक्टर नहीं है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वेक्टर होता तो इसके ऊपर क्या होती, एरो साइन होती। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली प्रॉपर्टी है आपके पास, इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी। अगर ए जो है वो पैरेलल होगा बी के, ठीक है, दैट इज़ जब पैरेलल की कंडीशन होती है तो हम कहते हैं थीटा वहाँ पर कितना है, 0 डिग्री है। देन तो ए डॉट बी आप किस तरह बता सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 0। कॉस 0 हम सब जानते हैं, यहाँ रेफरेंस दे दें, कॉस 0 इक्वल होता है 1 के। जब आप कॉस 0 की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी के। यानी कॉस 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा ए बी से, तो आपके पास सिंपली ए बी आंसर आएगा। ये तो पहली प्रॉपर्टी थी जब कौन सी, पैरेलल वाली कंडीशन। दूसरी, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, या ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज थीटा कितना होगा, यहाँ पर थीटा हमारे पास होगा 90 डिग्री। और हम सब जानते हैं कि cos 90 इक्वल होता है किसके, 0 के। तो अगर आप यहाँ पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट करें, तो a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 90। कॉस 90 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसकी वैल्यू 0 होती है, तो जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आएगा आपके पास 0 मल्टीप्लाई ए बी, आंसर विल बी 0। तो ये कंडीशन होगी आपके पास परपेंडिकुलर वाली। ठीक है, अच्छा अब आगे मूव करते हैं। आगे क्या आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी है, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर के बिटवीन जो है आपके पास एंगल 180 आ रहा है, जो कि हम कहते हैं ये एंटी पैरेलल है, तो अब आपके पास ए डॉट बी विच इज़ इक्वल्स टू ए बी कॉस 180 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। और हम जानते हैं कॉस 180, रेफरेंस देते हैं यहाँ पे, कॉस 180 इक्वल होता है -1 के। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ए डॉट बी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ए बी के। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, वो क्या है, अगर कहा जाए कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के, ये एक स्पेशल केस है जिसमें हम ये कहते हैं कि आपके पास एक ऐसा, मिसाल के तौर पे सपोज करें एक वेक्टर है ये ए, जिसकी डायरेक्शन है ये 3 न्यूटन इसकी मैग्नीट्यूड है। एक और वेक्टर है बी, जिसकी डायरेक्शन भी यही है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी है, 3 न्यूटन है।
तो हम ये कह सकते हैं कि a इक्वल है b के या b इक्वल है a के, ठीक है। यानी a और b पैरेलल भी है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम भी है, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर आप इसको इस तरह कंडीशन में बताना चाहें तो किस तरह बताएंगे, a डॉट b इज इक्वल्स टू a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड cos 0। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने a क्यों पुट किया, आप चाहें तो b भी पुट कर दें, क्योंकि हम यहाँ बता चुके हैं आपको पहले ही कि a इक्वल है b के। चाहे तो आप दोनों जगह पे b भी पुट कर दें या दोनों साइड पे आप a पुट कर दें, कोई इशू नहीं है। तो a की मैग्नीट्यूड, तो आपके पास आंसर आएगा a डॉट बी इज इक्वल्स टू a cos 0 इक्वल होता है 1 के a मल्टीप्लाई a विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के डायरेक्शन वाइज सेम होंगे और मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे तो आपके पास आंसर a स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, b स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, c स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके पास उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के हवाले से और एंटी टेस्ट में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर हम इन, जैसे हम सब जानते हैं कि एक वेक्टर है ए, तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं आई जे के। इनको क्या नाम देते हैं बेटा, कौन बताएगा, आई जे के, इनको क्या नाम दिया जाता है? हम डिस्कस कर चुके हैं, हर वेक्टर के ये कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स को ऑफिशियली क्या नाम दिया जाता है? जी, अबीर, आयजा, अंशरा, अरीबा, अरीज, अतीका, ईमान, कोई तो बताएं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड हैं। आई जे के, इनको क्या नाम दिया जाता है? एनीबडी, नोबडी, समबडी, कोई तो बता दें। एक का आंसर आया, कौन है? आयजा सालिक का आंसर आया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। गुड बेटा, इनको कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आपके पास वेक्टर जो है, यानी कि ए वेक्टर इस फॉर्म में गिवन नहीं है, आपको गिवन है आपके पास वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस 5k, ये एक रैंडम सी वैल्यू मैंने ली है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे यही होंगे। आपके पास आई जे के की फॉर्म में अगर गिवन है तो, और बी वेक्टर आपके पास गिवन है फॉर सपोज 4i प्लस 2j प्लस 2k, इस फॉर्म में गिवन है। तो अब आप इस सिचुएशन में जिसमें आई जे के एक वेक्टर के पास और दूसरा आई जे के दूसरा वेक्टर के पास मौजूद है, तो इस सिचुएशन में आप उसको किस तरह जो है सॉल्व करेंगे? तो उसको सॉल्व करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा आपके पास 1। ठीक है, हाँ, अगर आप i को j से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आएगा 0, j को k से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आएगा आपके पास 0, और k को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी आएगा आपके पास 0। यानी अगर आप एक चीज़ नोट करें, जब हमारे पास सिमिलर कंपोनेंट्स होंगे आई आई जे जे के तो आंसर 1 आएगा, और डिसिमिलर कंपोनेंट्स होंगे आई जे जे के और के आई या आई के, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में, तो आपके पास जो है आंसर आएगा 0। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल। यानी सपोज करें एक वेक्टर का आई कंपोनेंट ये ले लेते हैं और दूसरे वेक्टर का आई कंपोनेंट हम ये ले लेते हैं, यानी ये आपके पास ए वेक्टर का है, ये आपके पास बी वेक्टर का है। अगर ए वेक्टर का आई कंपोनेंट बी वेक्टर के आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आपके पास 1 आएगा। हाँ, अगर मैं इसका आई कंपोनेंट लेता हूँ ये और इसका जे कंपोनेंट लेता हूँ जो कि ये है, तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा यानी कि आई डॉट जे आंसर आएगा आपके पास 0। यानी परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में
आपके पास आंसर 0 आएगा, और पैरेलल वाली कंडीशन में आपके पास आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये आपके पास 5 जो है इसकी प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट के हवाले से। अगर आपको इन 5 प्रॉपर्टीज में कोई कंफ्यूजन है, स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन, यू मे आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है अभी इस टॉपिक में तो डिस्कस करें, नहीं है तो आगे मूव करते हैं, काइंडली मुझे बताएं। Shall I move ahead or should we stop here? सर प्लीज रिपीट 5 वन प्रॉपर्टी। सर शुरू वाला समझा दें। शुरू वाला कौन सा सना? 5th प्रॉपर्टी मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। देखिए बेटा, 5th प्रॉपर्टी में कुछ इस तरह है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन सब के अंदर ज़्यादातर। ठीक है, 5th वाली प्रॉपर्टी देखिए इस तरह है कि सपोज करें मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है 5 मैं इसी को ले लेता हूँ ना। एक वेक्टर है ए विच इज 3i + 4j - 5k। इसका मतलब ये है कि उस वेक्टर के 3 कंपोनेंट बनेंगे, i, j और k। मैं कह देता हूँ कि दिस इज 3i, दिस इज प्लस का 4j, एंड दिस इज जो कि आपकी तरफ आ रहा है, सपोज कर लें स्क्रीन से बाहर निकल रहा है दिस साइड, लाइक दिस। ठीक है, समझ रहे हैं? ये ऐसे है जो पेन की डायरेक्शन है। इट डजंट मीन कि ये ऐसे है, चूंकि मेरे पास पेपर है तो मैं आपको इस तरह ही समझा सकता हूँ। ये आपके पास जो है -5 के है। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर कौन सा है? ये वेक्टर है ए। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास बी वेक्टर है जो कि 4i। अब चूंकि ये 3 है ना, तो 4 कितना होगा? 3 से थोड़ा बड़ा होगा। ये आपके पास है 4i, फिर है +2j, ये 4 है। ठीक है, और ये है 2j, तो 2j जो होगा 4 से थोड़ा सा कम होगा, दिस इज 2j। ठीक है, एंड दिस इज 2k, और आपके पास ये क्या होगा? 2k। ठीक है, दिस इज योर बी वेक्टर। अब यहाँ आपको जो कंडीशन बताई जा रही है वो ये इस तरह है कि i को i से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस a वेक्टर के 3i को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4i से? तो अगर आप एक चीज नोट करें, दिस इज 3i, दिस इज 3i एंड दिस इज 4i। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? 3i और 4i पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल में आपके पास एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। सही है ना? कोई सवाल तो नहीं यहाँ पर? ठीक है, पैरेलल है, एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे पास हमने जो पढ़ा है वो है a डॉट बी इज इक्वल्स टू a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब मेरे पास वेक्टर तो नहीं, लेकिन उसके क्या है? कंपोनेंट्स हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं a i को मल्टीप्लाई कर डॉट कर रहा हूँ b i से। तो i की मैग्नीट्यूड और इस i, देखो ये आपके पास a वेक्टर के एक कंपोनेंट हो गया i, और ये b वेक्टर का एक कंपोनेंट हो गया i, और cos कितना आएगा? cos 0। रेफरेंस देते हैं बेटा, हम जानते हैं cos 0 इक्वल होता है, cos 0 इक्वल होता है 1 के। सब्स्टिट्यूट कर दें i डॉट i, तो i मतलब शो कर रहा है कि ये पैरेलल है, और cos 0 का मतलब हो जाएगा आपके पास 1, यानी कि 1 जिससे मल्टीप्लाई करेगा आपके पास आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी ये शो कर रहा है कि जब i डॉट i मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, देखें, हाँ बेटा 2k की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सपोज करें 2k की डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी। अगर ये पॉजिटिव 2k है, ये नेगेटिव 2k है, तो पॉजिटिव 2k वहां जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो चूंकि मैं वहां बना नहीं सक रहा था इसलिए मैंने यही बना दिया। तो अब ये देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि मैं ले लेता हूँ एक वेक्टर ये 3i
और मैं ले लेता हूँ इसका 2j। अब अगर आप बता सकते हैं तो यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है बेटा? हाउ मच एंगल इज देयर? 90। 90 का मतलब दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और अगर आप यहाँ पे cos 90 पुट करेंगे, यानी कि i एक वेक्टर का और j दूसरे वेक्टर का, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0, जो शो करता है कि परपेंडिकुलर में आपके पास आंसर 0 आता है और पैरेलल में आपके पास आंसर आता है 1। ठीक है, तो आपके पास इस तरह जो है ये सारी कंडीशंस, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं स्केलर प्रोडक्ट के हवाले से या डॉट प्रोडक्ट के हवाले से आपके पास मौजूद है। ठीक है, इसका अगर आप एक स्क्रीनशॉट ले लें जी, ये अगर आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपको वीडियो क्वालिटी सही नज़र आ रही है? काइंडली मुझे बताइएगा जी। चलें, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का दूसरा टॉपिक, या बेसिकली मेन टॉपिक वही है अब हमारा, वो है क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसका दूसरा नाम जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में बेटा सना, मैं आपको रिपीट तो बेटा अभी नहीं कर सकता, वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, मैं जो है वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, इंशाल्लाह वहाँ से देख लीजिएगा। ये चले मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। देखें बेटा, प्रॉपर्टीज हमने इस तरह डिस्कस की थी कि पहली प्रॉपर्टी में आपके पास ये जो है, जब ए और बी एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो डेफिनेटली एंगल वहाँ पे बनेगा 0 डिग्री। 0 डिग्री बनेगा तो 0 जब आप कॉस पुट करेंगे आंसर आएगा 1, और 1 जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस 0 पे तो आंसर 1 ही रहेगा। मल्टीप्लाई करें ए बी से तो आंसर आपके पास ए भी रहेगा, यानी ये कंडीशन आपके पास पैरेलल वाली है। ठीक है, अगर हम बात करें परपेंडिकुलर की, तो आपके आएगा आपके पास एंगल 90, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 एंगल बनता है। तो जब आप cos 90 पुट करेंगे, रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे cos 90 इक्वल होता है 0 डिग्री, 0 के 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 जिससे मल्टीप्लाई करेगा वो आपके पास उस वैल्यू को 0 कर देगा। हाँ, अगर आपके पास एंगल, यानी कि सपोज करें, अच्छा ये जो कंडीशन है ना आपके पास, ये कंडीशन इस तरह है कि एक वेक्टर ये रहा ए, दूसरा वेक्टर ये रहा बी। ठीक है, ये जो कंडीशन आपके पास, एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर है आपके पास ये है बी, एंगल यहाँ बनेगा 90, यहाँ एंगल बनेगा आपके पास 0 डिग्री। ये जो कंडीशन है इस तरह है कि एक वेक्टर आपके पास ये है ए और दूसरा वेक्टर आपके पास ये है बी, एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री। तो जब आपके पास 180 एंगल होगा तो आप बस, आपने और कुछ नहीं करना, एंगल को देखना है। एंगल को देखेंगे फिर आप बता सकते हैं कि कौन सा आपके पास जो है पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा 0 है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा परपेंडिकुलर है, या कौन सा आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, वीडियो स्टॉप हो गया आई थिंक सो। क्या वीडियो स्टॉप हो गई है? अच्छा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अब क्लियर है बेटा, वीडियो आ रही है आप सबके पास? हेलो, क्या आपके पास वीडियो आ रही है बेटा?
चले, थैंक यू। तो हम डिस्कस कर रहे थे एंगल के बारे में। तो एंगल आपके पास यहाँ पर इस तरह है कि ये 180 एंगल बनेगा, तो आपके पास वो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। बस आप एंगल को देखें, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो इस तरह है कि अगर ए इक्वल है बी के, मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी, ये यहाँ पर ही आपको कंडीशन गिवन है। एक आपके पास वेक्टर है 3 न्यूटन, दूसरा वेक्टर आपके पास भी 3 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड सेम है। चलिए ये भी देखें, ए वेक्टर की डायरेक्शन देखें और बी वेक्टर की डायरेक्शन देखें, वो भी डायरेक्शन भी सेम है। यानी जब दो वेक्टर आपस में इस तरह हो कि उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, तो हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है, वो इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स हैं। तो या तो आप ए को बी के इक्वल लें या बी को आप ए के इक्वल लें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब आप ए डॉट बी निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चाहे तो बी पुट कर दें, क्योंकि हम बता चुके हैं ए इक्वल है बी के या बी इक्वल है ए के, और यहाँ पर इसकी जगह पे भी आप ए पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड को। और चूंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल की कंडीशन में यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। और हम सब जानते हैं cos 0 इक्वल होता है 1 के। तो ये बात तो तय है कि cos ये वाला 0 इक्वल हो जाएगा 1 के, a इंटू ए विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो आंसर ए स्क्वायर ही रहेगा। तो ये वो प्रॉपर्टी जिसमें पैरेलल भी हैं वेक्टर्स और इक्वल भी हैं। ये जो पहले वाली कंडीशन थी पैरेलल वाली, इसमें दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन हो सकता है एक कोई बड़ा हो बनिस्बत दूसरे के, मैग्नीट्यूड उनकी सेम नहीं है, ठीक है। तो सना आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? जिस तरह हमने ये पढ़ा था कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें इस तरह कि आपके पास आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। डेफिनेशन सेम वही है, बस थोड़ी सी चेंज है। वो क्या बताते हैं, when two vectors are multiplied in such a way that their resultant will be a vector quantity, then this product of vector is called vector product और क्रॉस प्रोडक्ट। डेफिनेशन कहें इसकी, इसका सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट कहें, बहुत क्लियर है। देखें, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, और हम मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं इन सच अ वे, इस तरह दैट देयर रिजल्टेंट, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, माइनस करें, प्लस करें, कुछ भी करें, रिजल्ट तो आना है। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें इस तरह कि उनका जो रिजल्ट आए वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, ठीक है। उससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आता है कि स्केलर क्वांटिटी आती है, तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। यहाँ पर जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह के रिजल्ट में आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसी मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर की हम नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसको हम नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत इजी है, बस छोटा सा डिफरेंस इसमें यह है कि आपके पास यहाँ पर डॉट की बजाय क्रॉस आ जाएगा, ए वेक्टर मल्टीप्लाई है बी से, ठीक है, और ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड, वहाँ कॉस थीटा आता था, यहाँ साइन थीटा आएगा। एक को याद रखेंगे, दूसरा इजीली जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। याद रहे, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में आपके पास फार्मूला जो मेन है वो इस तरह है, ए क्रॉस बी,
क्रॉस शो कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को दो वेक्टर के दरमियान, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी विच इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, तो आपके पास ये क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का सिंपल सा फॉर्मूला। क्योंकि अब हमने इसकी एग्जांपल देखनी है कि किस तरह जो है, अच्छा इसमें हम करते क्या है कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कौन सी होनी चाहिए, क्रॉस वाली होनी चाहिए। एक वेक्टर मल्टीप्लाई करें तो किसी दूसरे वेक्टर से, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास इस तरह ये क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट के लिए है कुछ भी। हमारे पास एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो किसकी है, टॉर्क की। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि टॉ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। कभी भी आपने पढ़ा आर डॉट एफ, आप क्रॉस की ही बात करते हैं, शायद आपने पढ़ा हो मैट्रिक में तो आपको याद होगा कि जब आप कहते हैं कि आर क्रॉस एफ का मतलब ये है कि दिस इज योर मोमेंट आर्म विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, एंड दिस इज योर टॉर्क। क्योंकि दो वेक्टर हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनके दरमियान क्रॉस हो रहा है, तो आप जब क्रॉस हो रहा है तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। जबकि टॉर्क के पास डायरेक्शन होती है, कौन सी डायरेक्शन होती है, या तो उसके पास डायरेक्शन जो होगी एंटी क्लॉक होगी या फिर वो क्लॉकवाइज होगी। आपने पढ़ा होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो पॉजिटिव टॉर्क होता है और क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो नेगेटिव टॉर्क होता है। इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। ठीक है, डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब आप क्रॉस को रिमूव करते हैं, यानी फॉर सपोज ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ना, टॉ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। अगर आर और एफ के दरमियान एंगल है तो आप क्रॉस को रिमूव करते हैं तो क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा। डॉट को जब रिमूव किया जाता है, जब दो वेक्टर के दरमियान डॉट होगा, डॉट को रिमूव करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास कॉस थीटा। क्रॉस को रिमूव करेंगे, आंसर आएगा साइन थीटा। ठीक है, इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो वही प्रॉपर्टी बेटा, पहली वाली प्रॉपर्टी कि इफ ए वेक्टर इज पैरेलल, सॉरी, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो आंसर क्या आएगा जल्दी बताएं। अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के तो आंसर क्या आएगा, कॉस नहीं आएगा बेटा, कॉस हम यूज करते हैं डॉट के अंदर। समीर सियाल नहीं आएगा बेटा, सोचें, हर चीज आपके सामने लिखी हुई है। मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं जीरो, क्यों बेटा, उस्मान जीरो क्यों आएगा, हरम खान जीरो क्यों आएगा, नूर शेख पैरेलल तो है बेटा, लेकिन पैरेलल में एंगल कितना बनेगा, और यहाँ पर आपके पास सिचुएशन क्या आएगी, जैसे हमने पढ़ा था ना, जी हमने पढ़ा था ना कि ए डॉट बी करते हैं और एक डॉट को रिमूव किया, ए बी कॉस थीटा। कॉस की जगह पे आपने जीरो पुट किया, क्यों, क्योंकि वो दोनों दूसरे क्या थे, पैरेलल थे। अब इसी तरीके से मैं भी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब ए और बी पैरेलल हैं, यानी कि ए क्रॉस बी करना है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। अगर आप साइन जीरो पुट करेंगे, जब साइन जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो इक्वल होता है 0 के, जबकि कॉस जीरो इक्वल होता है 1 के, साइन जीरो इक्वल होता है 0 के।
cos 90 इक्वल होता है 0 के और sin 90 इक्वल होगा 1 के। यानी ये जो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बिल्कुल चेंज है, मुख्तलिफ है, अपोजिट है। गेटिंग? तो आपके पास पैरेलल वाली कंडीशन में अगर आप a क्रॉस b निकालते हैं तो पैरेलल जब होगा जब साइन 0 पुट करेंगे, ए बी साइन 0, यहाँ रेफरेंस दे दें अगेन, साइन 0 इक्वल होता है 0 के, पुट कर दें तो a क्रॉस b इक्वल हो जाएगा आपके पास 0 के, क्योंकि 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई करेगा वो 0 आंसर आएगा। समीर से यार बिल्कुल सही है, साइन 0 इक्वल होता है 0 के। सना मुश्ताक बिल्कुल सही है, साइन 0। ठीक है बेटा, कोई सवाल यहाँ तक? हाँ, अगर हम बात करें इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, a परपेंडिकुलर है b के, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री। तो a क्रॉस b निकालना है जो इक्वल होता है a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड साइन 90। रेफरेंस दे दें, साइन 90 इक्वल होगा किसके, 1 के। सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 की जगह साइन 90 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 जिससे मल्टीप्लाई करेगा आंसर क्या आएगा, सेम मैक्सिमम आंसर। यानी वहां पर कॉस के अंदर यानी डॉट के अंदर कॉस 90 आपके पास आंसर दे रहा था वो 0 दे रहा था, और यहाँ पर साइन 90 जो आंसर दे रहा था वो ए बी दे रहा था। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर में आपके पास आंसर मैक्सिमम आएगा और वहां पर पैरेलल में आंसर मैक्सिमम आएगा। तो आज के लिए बेटा इतना रखते हैं, इसकी 2 से 3 प्रॉपर्टीज और हैं,